हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियर फिशन सोच लिया कि व्हेनेवर न्यूट्रॉन इज बोmbarded ऑन द यूरेनियम 92 235, देन आफ्टर इट विल ऑलमोस्ट डिवाइडेड इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स, है ना। इसको हमने बोल दिया न्यूक्लियर फिशन। और एंड ऑफ द ईच प्रोसेस नियर अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ओके, अब ये जो न्यूक्लियर फिशन जो है वो हमने बोला था इट इज अकर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आज हमें न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे प्रोसेस होगी, किसने ये प्रोसेस सोची है और उसके लिए हमें थोड़े बहुत प्रिकॉशंस भी क्या रखने पड़े। देन टुडेज टॉपिक अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इन न्यूक्लियर फिशन हमने बोल दिया कि व्हेनेवर न्यूट्रॉन इज बोmbarded ऑन द यूरेनियम 92 235, तो इनिशियली दिस यूरेनियम absorb the neutron and immediately it will be divided into two almost equal parts and more than one neutrons are also released and some amount of energy near about 200 mega electron volt energy released. Now whatever the emitted neutrons, they अगर ऐसा हो कि they incident on again the uranium and again ये जो प्रोसेस है वो चालू हो जाए, मतलब whatever the emitted neutrons is incident on the another uranium and वो अगर एब्जॉर्ब करें वापस ऐसे स्प्लिट हो एंड मोर देन वन न्यूट्रॉन्स आर रिलीज। तो अगर ऐसी प्रोसेस होती जाए तो क्या होगा कि हमें ऐसे एनर्जी जो है वो रिलीज है वो मिलती जाएगी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन। इन न्यूक्लियर रिएक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन में कुछ नहीं है, जो भी ऐसे न्यूट्रॉन्स एमिट हुए वो डायरेक्टली अनदर यूरेनियम के ऊपर इंसिडेंट हो तो वो वापस स्प्लिट होगा। तो जितने भी न्यूट्रॉन्स है वो ऐसे, अगर हम सोचे कि 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए तो वो ऐसे इंसिडेंट होकर 3 प्रोसेस करेंगे, ऐसे 2 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए तो वो इंसिडेंट होकर 2 प्रोसेस करेंगे। अब वो जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी ऐसे, तो इसको बोलते हैं सेल्फ सस्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन। एंड दिस सेल्फ सस्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्टेड बाय द फर्मी। जो हम डिस्टेंस में जो फर्मी लेते हैं वही। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन सजेस्टेड बाय द साइंटिस्ट फर्मी। उसने ऐसा भी एक ऑब्जर्वेशन किया कि इन ऐसे प्रोसेस जो भी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है उसमें एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज। अब 2.5 मतलब ऐसे 2 न्यूट्रॉन और एक आधा न्यूट्रॉन, ऐसा नहीं, हाफ न्यूट्रॉन कभी रिलीज नहीं होता। लेकिन कोई एक प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन्स है, दूसरी प्रोसेस में 2 न्यूट्रॉन्स है, तो ऐसा एवरेज क्या बोलेंगे 2.5 neutrons are released, produced। तो एवरेज इसको हम बोल देंगे एवरेज 2.5 neutrons are produced। अब ये जो भी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए वो ऐसे यूरेनियम के ऊपर इंसिडेंट हो, देन ये प्रोसेस चालू रहेगी। इट इज कॉल्ड सेल्फ सस्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको हमें कंट्रोल करना पड़े, क्योंकि इन ईच प्रोसेस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर हम इसको ऐसे कंट्रोल ना करें तो क्या होगा, ऐसे कई बार एक्सप्लोजन हो सकता है। तो अगर ये ऐसे रिएक्शन को कंट्रोल ना करें तो वो एक्सप्लोज होगा
एंड दैट प्रोसेस अकर इन न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होगा, एक बार प्रोसेस चालू कर दे फिर धीरे 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 अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती जाएगी। एट वन टाइम वो अनकंट्रोल होगा एंड इट विल बी ब्लास्ट। इन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन अकर्स इन न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में सोचे तो वो होगा एज ए कंट्रोल चेन रिएक्शन, कि वो अगर रिएक्शन को अगर हम कंट्रोल कर दें तो अगर कंट्रोल करने से हमें एज ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती जाएगी और वो एनर्जी को हम कन्वर्ट करते जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो हमने बोला था कि मुंबई में एज ए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसमें रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा, नाम दिया उसका अप्सरा। तो अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर कन्वर्ट द एमिटेड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर हम कंट्रोल रिएक्शन करें तो कंट्रोल रिएक्शन अकर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर और वो जो है एनर्जी उसमें वो कन्वर्ट करती रहेगी। तो अब ये जो है हमने बोल दिया इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब इसके अंदर हमें थोड़े बहुत प्रिकॉशंस क्या रखना है, कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़े। तब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, मतलब whatever the neutrons produce in each process, जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, कई बार 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, whatever it is, हमने रिएक्शंस अगले लेक्चर में सोच रखी है। तो whatever the neutrons are produced in the nuclear process, these neutrons are very fast neutrons, मतलब वो फास्ट हो, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, नियर अबाउट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। तो वो फास्ट न्यूट्रॉन्स है। अगर वो फास्ट न्यूट्रॉन्स हुए तो क्या होगा, वो यूरेनियम के ऊपर बॉम्बार्ड नहीं होंगे, ऐसे फिशन मटेरियल से बाहर निकल जाएंगे। अगर वो फिशन मटेरियल से बाहर निकल गए तो हमें एज ए चेन रिएक्शन जो चाहिए वो नहीं मिलेगी, मतलब एज ए कंटिन्यूअस एनर्जी जो हमें चाहिए वो भी नहीं मिलेगी। अगर कंट्रोल रिएक्शन हुआ तो एज ए हमें कंटिन्यूअस एनर्जी भी मिलती जाएगी। लेकिन whatever the neutrons are produced in each process, they are very fast neutrons with energy 2 mega electron volt. Then it may be escaped from the fission material. तो क्या करना पड़े, इसको पहले हमें स्लो डाउन करना पड़े, मतलब whatever the neutrons are produced उसकी एनर्जी हमें कम करनी पड़े, उसको स्लो डाउन करना पड़े। और वो स्लो डाउन करने के बाद जो न्यूट्रॉन बोलते हैं उसको बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। इट इज कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन। वो जो थर्मल न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो अगर उसकी एनर्जी इतनी है देन इट कैन बी इजीली इंसिडेंट ऑन अनदर यूरेनियम, फिशनेबल जो यूरेनियम है उसके ऊपर इंसिडेंट होगा और वो प्रोसेस करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, अब स्लो डाउन करने के लिए करना क्या है, तो टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन द मॉडरेटर्स आर यूज्ड। तो मॉडरेटर यूज करना है, तो मॉडरेटर्स आर यूज्ड। तो मॉडरेटर क्या करेंगे, दिस मॉडरेटर ओनली एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन। देखो मॉडरेटर कभी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, दे एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन। मतलब ये जो मॉडरेटर, तो ऐसे मॉडरेटर पहले कौन कौन से मॉडरेटर्स उसके एग्जाम्पल है, तो हम बोल सकते हैं कि वाटर हो सकता है, फिर हैवी वाटर जिसको बोलते हैं D2O, ग्रेफाइट हो सकता है। These are the moderators.
अब प्रैक्टिकली होगा क्या, तो जो भी यूरेनियम है, अगर इसको हम किसी दूसरे जो स्टेडी कोई भी ऐसे चलो हाइड्रोजन है उसके साथ हम इंसिडेंट करा दें तो क्या होगा, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड सपोज हाइड्रोजन, उसके ऐसे इंटरेक्शन हुआ, कोलिजन हुआ, तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा, तो न्यूट्रॉन सप्लाई द एनर्जी टू द हाइड्रोजन, तो वो जो एनर्जी फिर हाइड्रोजन है वो मोशन में आएगा, लेकिन जो न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो ड्यूरिंग द कोलिजन तो क्या होगा, व्हाटएवर द फास्ट न्यूट्रॉन कोलाइड विद द वाटर, जो भी वाटर यूज किया है, अदरवाइज हैवी वाटर, अदरवाइज ग्रेफाइट, देन दिस एब्सॉर्ब द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन, फिर इसकी मोशन होगी, ये जो न्यूट्रॉन है वो स्लो डाउन हो जाएगा और वो इमीडिएटली इंसिड ऑन अनदर यूरेनियम। तो ये जो मॉडरेटर्स है वो कहाँ होते हैं, तो वो जो है हमारा मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसके साथ ही मिक्स होता है, मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ ही ये जो मॉडरेटर्स है उसको मिक्स कर देते हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो कभी दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता, क्योंकि जो भी रेडिएशंस है, एनर्जी रिलीज होती है, दे रिलीज फ्रॉम न्यूक्लियस, तो जो भी ऐसे न्यूक्लियस किसी के कंबाइन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। व्हाट अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो कभी ऐसे शेयरिंग नहीं होते, न्यूक्लियस कभी किसी के कंबाइन नहीं होते। और जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है इट इज द न्यूक्लियर प्रोसेस, तो इसीलिए ये जो फिशनेबल मटेरियल यूरेनियम उसके साथ ही ये पूरा मिक्स हो जाता है। तो जैसे न्यूट्रॉन अब रिलीज हुए उसकी एनर्जी इतनी है, वो एस्केप हो, उससे पहले तो मॉडरेटर जो है वो एनर्जी उसकी एब्जॉर्ब कर लेगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल न्यूट्रॉन, स्लो डाउन कर देंगे, और ये जो है न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन, इट कैन बी इजीली इंसिडेंट ऑन अनदर यूरेनियम, और वो प्रोसेस चालू रहेगी। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिकॉशन कि हमें मॉडरेटर्स यूज करने पड़े, एज ए वाटर, हेवी वाटर, ग्रेफाइट, moderators are used to slow down the fast neutron, मतलब to decrease the energy up to 0.04 mega electron volt from 2 mega electron volt। तो this is the first precaution कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हमें लेना है। फिर अब जो भी ऐसे एनर्जी रिलीज होती है, ईच प्रोसेस हमने बोला कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो भी उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसके आसपास एक ऐसे कूलेंट का फ्लो कराता है, मतलब एक ऐसी पाइपलाइंस होती है जिसमें कूलेंट फ्लो होते हैं। तो हमें कूलेंट भी यूज करने पड़े, तो ऐसे कूलेंट वाटर भी चलेगा, फिर लिक्विड सोडियम भी चलता है एज ए कूलेंट, मतलब जो भी रिएक्टर में ये जो प्रोसेस हो गई, अब न्यूट्रॉन्स इंसिडेंट हो गए यूरेनियम के ऊपर, तो ईच प्रोसेस हमने बोला 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। तो ऐसी तो चेन रिएक्शंस चलती रहेगी, अब चेन रिएक्शन चलती रहे तो वो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो उसके आसपास ऐसे कूलेंट्स फ्लो होते हैं। तो कूलेंट्स क्या करेंगे, दे एब्सॉर्ब द एनर्जी ऑफ द रिएक्टर, वो एनर्जी ऐसे एब्सॉर्ब करेंगे, और वही जो एनर्जी है वो आगे जाकर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। तो इसको वापस हम लास्ट में सोचेंगे। फिर नेक्स्ट प्रिकॉशंस हमें रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा बोलते हैं कि इन ईच ऑफ द प्रोसेस मोर देन 1 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज, तो एक ऐसा हम रेशियो लेते हैं जिसको बोलेंगे हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मतलब क्या है,
द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज इन ईच प्रोसेस टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंसिडेंट। Number of neutrons produced and number of neutron incident in each process। कैसे थे इंसिडेंट तो हम एक ही करते हैं, और क्या बोला हमने कि मोर देन 1 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस, एवरेज हमने बोल दिया 2.5 न्यूट्रॉन्स है, तो मोर देन 1 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस। इसका मतलब जो k की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही रहेगी। अब मोस्ट प्रोबेबली हमें कंट्रोल चेन रिएक्शन के लिए k की वैल्यू 1 चाहिए। अगर k की वैल्यू 1 हुई उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल सिचुएशन, इसको बोलेंगे हम क्रिटिकल सिचुएशन। इफ k इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल स्टेज। ये बोलेंगे क्रिटिकल स्टेज, तो ये बोलेंगे हम सुपर क्रिटिकल। और अगर k की वैल्यू लेस देन 1 हुई देन इट इज कॉल्ड सब क्रिटिकल। तो मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या, मोर देन 1 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, देन इट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल स्टेज। और सुपर क्रिटिकल स्टेज में ऐसा होगा कि कई बार न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि एक से ज्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे तो ज्यादा ऐसे चेन रिएक्शन होंगे, उतनी एनर्जी अंदर रिलीज होगी, है ना। तो क्या हो सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर कैन बी ब्लास्ट, और वो न्यूक्लियर रिएक्टर अगर ब्लास्ट हुआ तो बहुत सारा ऐसे रेडिएशंस एयर में फैल सकता है, और बहुत सारे लोगों की मतलब जो भी लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग में ह्यूमन बीइंग भी आ गए, फिर ऐसे जो भी बर्ड्स है, प्लांट्स है, वो सभी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतना जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो ऐसे डेंजरस है। तो अब उसके लिए क्या है, तो ये तो सुपर क्रिटिकल स्टेज तो आएगा, और इट इज डेंजरस, और वो हमें याद दिलाता है चेर्नोबिल में न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट, चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हुआ था यूक्रेन में, है ना, 1986 में, और उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट भी मर गए थे, और आजू बाजू में भी बहुत सारा ऐसे डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो अगर अनकंट्रोल हुआ तब ये ब्लास्ट हो सकता है। तो ये स्टेज तो आएगा कि k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, देन इट इज इन सुपर क्रिटिकल स्टेज। ओके, तब क्या करना पड़े, हमें न्यूट्रॉन को एज ए एब्जॉर्ब करा देना पड़े, मतलब जो भी न्यूट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस हुए उसको हमें उसकी जो नंबर है वो डिक्रीज करने पड़े। तो अगर ये जो नंबर है उसको डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल रॉड्स यूज होते हैं। कंट्रोल रॉड्स आर यूज्ड मेड अप ऑफ बोरॉन एंड कैडमियम। तो ये बोरॉन और कैडमियम की प्रॉपर्टी ये है कि विच एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन। देखो मॉडरेटर्स जो है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करते, दे ओनली absorb the energy of the neutron and they slow down the neutron from fast neutron. But the control rods made up of boron and cadmium, they absorb the neutron, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो भी ऐसा है न्यूट्रॉन अगर ज्यादा प्रोड्यूस हुए तो वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो कंट्रोल रोड्स है वो ऐसे सेल्फ कंट्रोल होते हैं, मतलब इट इज ऑपरेटेड बाय द फोटोसेल। चलो अब फोटोसेल पे चले जाए हम अगले चैप्टर्स में। क्या बोला था हमने कि फोटोसेल के अंदर कि अगर ऐसे उसके अंदर रेडिएशन इंसिडेंट हुई इनफ हाई फ्रीक्वेंसी वाले, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। अगर वो ऐसे एनोड के अंदर फिर ऐसे चले गए और फिर इसमें हमें करंट मिला, ओके, तो ये एक प्रोसेस थी हमारी फोटोसेल की।
अब इसमें ऐसे रिएक्टर के अंदर ही, चलो ये मान लो कि रूम हमारा रिएक्टर है ऐसे, तो उसके अंदर ही फोटो सेल लगाया होता है और वो कनेक्टेड होता है ये कंट्रोल रॉड्स कैडमियम एंड बोरॉन के साथ। अब जैसे ही ऐसे एनर्जी रिलीज हुई तो एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब उसमें ऐसे फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ऐसे इंसिडेंट हुए रेस, तो क्या होगा, वो जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें एक ऐसा फिक्स करते हैं कि इतने फिक्स अमाउंट से ज्यादा अगर एनर्जी हुई तब वहां पर वो ऑपरेट होगा, चालू हो जाएगी सिस्टम, करंट फ्लो होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और वो जो है इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो क्या होता है, कंट्रोल रोड जो है पहले जहां पर प्रोसेस होती है उसके बाहर होते हैं, ऐसे कंट्रोल रोड यहाँ पर, फिर जैसे न्यूट्रॉन्स बढ़ गए के ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये ऐसे अंदर चले जाएंगे और न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे। बाय जैसे जैसे एब्जॉर्ब करेंगे क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन की वैल्यू जो है वो कम हो सकती है, मतलब k लेस देन 1, ओके, देन इट इज कॉल्ड सब क्रिटिकल स्टेज। अगर k लेस देन 1 हुआ, k लेस देन 1 मतलब यहाँ पर जितने हम प्रोड्यूस हो इंसिडेंट, तो इंसिडेंट ज्यादा करेंगे, प्रोड्यूस कम होंगे, तो धीरे धीरे प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो इसमें ब्लास्ट हो सकता है, ये इसमें प्रोसेस बंद हो सकती है। हमें तो करना है कंट्रोल चेन रिएक्शन, तो उसके लिए क्रिटिकल स्टेज होना चाहिए कि जिसमें चेन रिएक्शन चालू रहेगी, इससे जो है वो हमें चेन रिएक्शन मिलती रहेगी। ओके, तो जैसे कंट्रोल रॉड अंदर गए वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे उसकी ऐसे नंबर कम हो गए, एनर्जी भी थोड़ी कम रिलीज होगी, तो वो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाएगा, कंट्रोल रॉड्स बाहर आ जाएंगे, तो वो भी ऐसे सेल्फ कंट्रोल होते हैं, तो वो कंटिन्यूअस ऐसे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते रहेंगे और k की वैल्यू 1 हमें ऐसे ऑलमोस्ट मिलती रहेगी और हमें कंट्रोल चेन रिएक्शन मिलेगा। तो दिस इज द सेकंड वन प्रिकॉशन के कंट्रोल रोड्स आर यूज्ड, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन इटसेल्फ। ओके, अब यहां पर अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर का ऐसे थोड़ा रफ डायग्राम सोचे कि न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए रफ डायग्राम में क्या है, तो ये हम बोलेंगे इट इज कोर ऑफ द रिएक्टर, मतलब जहां पर ऐसी प्रोसेस हो रही है वो, और बस यहां पर हम बोल देंगे कि ये ऐसे रॉड जिसको बोलेंगे हम कंट्रोल रॉड्स। ये जो है वो कंट्रोल रॉड्स है। अब ये जो है वो पूरा एक ऐसे क्लोज चैम्बर में, ये पूरा रिएक्टर, और यहां पर ऐसे रिफ्लेक्टर भी होते हैं। तो रिफ्लेक्टर क्या करेंगे, न्यूट्रॉन जो फास्ट है वो एस्केप हो गए, उसको वापस ऐसे उसी प्लेस पर रिफ्लेक्ट करें, तो जो न्यूट्रॉन है वो रिएक्टर के बाहर लीक ना हो जाए, तो ऐसे रिफ्लेक्टर्स यूज होते हैं। फिर इसके आसपास हमने बोला कि पूरे ऐसे कूलेंट्स यूज होते हैं, हाँ, वो जो कूलेंट्स है तो यहां पर ये बोलते हैं कि हम कूलेंट्स, वो कूलेंट जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे वो एक हम दूसरे चैम्बर में से पास कर देंगे, ये ऐसी एक पाइपलाइन, और यहाँ पर जो इस आजू बाजू में है वो मोस्ट प्रोबेबली वाटर फिट होता है, तो जो भी कूलेंट्स में एनर्जी है वो ये वाटर जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कन्वर्टेड इनटू द स्टीम। अगर वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो ये जो है वो टरबाइन में जाएगा, और बाकी का जो भी ऐसे जो कूलेंट ऐसे उसकी एनर्जी चली गई वो है वो वापस यहाँ पर ऐसे पाइपलाइन थ्रू ऐसे पूरा रोटेट हो
होता रहेगा और हमें कंटिन्यूअस एनर्जी यहाँ पर ऐसे रिलीज होगी और ये टरबाइन में जाएगी, दैट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो बाय दिस वे जो भी है एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, इट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे जो स्टीम हमारी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आया समझ में? तो ये हुआ हमारा पूरा एक एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इसमें एक और प्रॉब्लम भी है कि यूरेनियम 92-235 और एक होता है यूरेनियम 92-238। तो यूरेनियम 92-238 है वो सबसे स्टेबल है, रेडियो एक्टिव तो है बट स्टेबल है, और ये जो है वो इजीली फिशनेबल है। इसके हम डायरेक्टली इसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं, जो हमने प्रोसेस सोची है आगे, है ना। लेकिन ये जो हमें मिलता है वो बहुत कम प्रोपोर्शन में मिलता है, और स्टेबल है वो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में मिलता है हमें। तो ये जो स्टेबल है, जो इजीली फिशनेबल नहीं है, वो ज्यादा मिलता है, और जो इजीली फिशनेबल है, जिसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं, वो हमें कम प्रोपोर्शन में मिलता है। तो ये जो भी स्टेबल है उसको हमें अनस्टेबल करना पड़ेगा, कि जिसमें हम इजीली उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन कर सकें। तो क्या करते हैं कि एक प्रोसेस ऐसे करते हैं, यूरेनियम 92-238 है, उसके ऊपर न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करते हैं। तो अगर न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करेंगे तो वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा यूरेनियम 92-239 में। ओके, अब ये जो भी यूरेनियम 92-239 में कन्वर्ट हुआ, वो इमीडिएटली एज एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा नेपच्यूनियम Np 93-239 और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। जैसे हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो एक ऐसे नंबर बढ़ जाएगा और उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज होगा, तो वो नेपच्यूनियम में कन्वर्ट होगा। अगेन ये जो भी एज ए नेपच्यूनियम में कन्वर्ट हुआ वो इमीडिएटली प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा 94-239 by immediate electron and anti-neutrino, and this plutonium is easily fissionable। ये जो है इसके ऊपर हम प्रोसेस इजीली कर सकते हैं, लाइक यूरेनियम। तो जो भी हमें ज्यादा प्रोपोर्शन में मिलता है उसके ऊपर एक प्रोसेस हमें करनी पड़े कि पहले न्यूट्रॉन इंसिडेंट करे तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो नेपच्यूनियम और उसके बाद प्लूटोनियम में कन्वर्ट होगा, और ये प्लूटोनियम जो है वो इजीली फिशनेबल होता है। आया समझ में? तो ये भी एक हमें प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। तो दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्टर। आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्टर अब हमें करना है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हमने बोला था कि व्हाट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, देन एट हाई टेम्परेचर whenever the lighter nuclei combine and form a heavy nucleus, it's called nuclear fusion। अब न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए होना क्या चाहिए? तो जो भी लाइटर न्यूक्लियाई है, तो लाइटर न्यूक्लियाई एज ए कम क्लोज टू ईच अदर, and whenever they are coming close to each other to fuse, at that time due to the charge present inside of the nucleus there is a Coulombian repulsive force exerted। अब ये जो भी Coulombian repulsive force है उसको ऐसे ओवरकम करके they have to fuse, and whenever they fuse that energy will be released। इसका मतलब जो भी ऐसे Coulombian repulsive force है उसको हम बोल सकते हैं कोलम्बियन बैरियर। तो वो कोलम्बियन बैरियर को उसको ओवरकम करना पड़े। चलो एक ऐसी एक न्यूक्लियर फ्यूजन अगर हम सोचें कि एक सिंपल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कि व्हेनेवर द टू प्रोटॉन्स, टू हाइड्रोजन come close to each other and form a deuterium, at that time they emit the
positron with neutrino and 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी रिलीज। अगर ये ऐसे फ्यूज हुए तो चलो ऐसे कोई भी दो न्यूट्रॉन और अगर ऐसे whenever they come close to each other and they fuse, they produce the isotope of the helium He23. One neutrons will be released and 3.27 mega electron volt energy will be released. फिर ऐसे कोई भी दूसरी प्रोसेस हो सकती है कि ऐसे ड्यूटेरियम ऐसे फ्यूज हुए तो एक ऐसे हमें हाइड्रोजन का ऐसे आइसोटोप मिलेगा जिसको बोलेंगे हम ट्रिटियम। वह हाइड्रोजन प्रोटॉन रिलीज होगा और उसके साथ 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी रिलीज। तो ये ऐसे पॉसिबल ऐसे कोई भी प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस, कैसे ऐसी प्रोसेस हो सकती है। लेकिन इन दिस प्रोसेस अगर प्रोसेस ये सक्सेसफुल हो उसके लिए क्या होना चाहिए कि वन एज ए एनर्जी शुड बी देयर which overcome the Coulombian barrier and they fuse together। तब यहाँ पर ये जो भी एनर्जी रिलीज होती है और इससे रिलेटेड जो भी हमें टेम्परेचर चाहिए तो एनर्जी ये पूरी जो भी ऐसे टोटल जितनी भी रिएक्शंस होती है तो नियर अबाउट एनर्जी उसकी होती है 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इससे रिलेटेड जो टेम्परेचर मिलेगा तो एनर्जी से रिलेटेड हमें टेम्परेचर जो मिलता है वो हमें मिलेगा फ्रॉम एनर्जी इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी 3/2 केवीटी से। अगर इसको हम 3/2 केवीटी से डायरेक्ट लिख दे तो हमें टेम्परेचर मिलेगा एंड दिस टेम्परेचर ऑलमोस्ट 3 × 10⁹ केल्विन। अगर इतना टेम्परेचर हो देन दे फ्यूज, अदरवाइज वो फ्यूज नहीं हो सकते। इतना टेम्परेचर चाहिए और इतना टेम्परेचर कहाँ मिलता है हमें, इसका अप्रोक्सीमेट सेम टेम्परेचर मिलता है हमें सन एंड स्टार्स में। तो जो भी हम ऐसे सन या ऐसे स्टार बोले तो सन और स्टार में हमें टेम्परेचर जो मिलता है वो है नियर अबाउट 1.5 × 10⁷ केल्विन, ऑलमोस्ट इक्वल ऐसे नियर। तो सन और स्टार में भी ऐसी प्रोसेस होती है और एनर्जी वहां पर रिलीज होती है। तो वहां पर क्या है, इसको बोलते हैं वहां पर ऐसे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, मतलब प्रोटॉन जो है वो फ्यूज होंगे और एंड ऑफ द प्रोसेस प्रोटॉन विल बी रिलीज, उसको बोलेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो जो भी ऐसे वन ऑफ द प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है वो यहाँ पर कि initially 2 protons combine and form a deuterium, positron release, उसके साथ न्यूट्रिनो और 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी रिलीज। अब जो भी एमिटेड पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर एज ए 2 गेमा निकालेगा, मतलब फोटोन चार्जलेस और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी रिलीज। फिर जो भी ऐसा ड्यूटेरियम था एक और प्रोटॉन के साथ कंबाइन होगा तो मिलेगा हमें आइसोटोप ऑफ हीलियम, गेमा रिलीज होगा इन 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी रिलीज। चलो इस प्रोसेस को हम नंबर दे देते हैं 1, 2 and 3। अब फोर्थ प्रोसेस में क्या है, 2 एज ए हमें हीलियम के आइसोटोप, तब वो हीलियम में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ तो हमें एक मिलता है, मतलब 2 ऐसे हीलियम के लिए क्या होना पड़े, तब 3 प्रोसेस शुड बी ट्वाइस, मतलब फोर्थ प्रोसेस अगर सक्सेसफुल करनी है देन अबाउट 3 प्रोसेस शुड बी ट्वाइस। ये तीनों प्रोसेस 2 बार होगी तभी हमें दूसरा हीलियम का आइसोटोप मिलेगा, मतलब ये वापस ऐसे प्रोसेस होगी तब जाके दूसरा। तो ये 2 कंबाइन होकर ऐसे हीलियम बनेगा और 2 protons will be released and end of this 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी will be released। तब ये 2 प्रोसेस 2 बार होगी तो ये डबल एनर्जी मिलेगी और फिर इसको ऐड करेंगे तो टोटल हमें एनर्जी मिलेगी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी will be released। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस को हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें
तो क्या है 1 2 3, वापस ये 2 बार होगी तो 6 में से ये 2 रिलीज हो जाते हैं, मतलब क्या होगा तो क्या 4 हाइड्रोजन है वो यूज होते हैं। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हुआ है, फिर दूसरा भी वापस यूज होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे और हमें एक मिलेगा हीलियम Ag24 प्लस यहाँ पर जो भी न्यूट्रिनो वो 2 बार प्रोसेस हो इसलिए 2 मिलेंगे और यहाँ पर 2 and 3 वो डबल प्रोसेस होगी, मतलब 6 गामा भी प्रोड्यूस होंगे और प्लस ये टोटल एनर्जी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी रिलीज। तो पूरी प्रोसेस को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एंड ऑफ द प्रोसेस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी रिलीज। तो ये स्टार्ट हुआ प्रोटॉन से और हमें वापस प्रोटॉन भी थोड़े रिलीज मिलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो वो सन और स्टार में चालू है। दूसरी भी प्रोसेस है, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल भी है, बट इट इज नॉट इन अवर सिलेबस। इन अवर सिलेबस ओनली द प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो अब ऐसा बोलते हैं कि जो भी हमारा सन है उसमें से जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसका पूरा हम यहाँ पर यूज भी करते हैं अर्थ के ऊपर अलग अलग वे में, हम अलग तरह से यूज करते हैं, प्लांट्स जो है वो अलग तरह से वो एनर्जी उसकी यूज करते हैं। लेकिन जो भी ऐसे सन है तो अभी ऐसा बोलते हैं कि सन जो है उसका एज ए मिडल एज चल रहा है, मतलब जितने साल हुए अभी उतने साल तक सन रहेगा। हाँ, तो ऐसा बोलते हैं कि अभी थोड़े बहुत ऐसे बिलियन ईयर्स तक सन रहेगा, उसकी जो भी कुछ लाइफ है 5 × 10⁹ जितने ईयर्स हो गए उतने ईयर्स अभी बाकी हैं। तो थोड़े बहुत ऐसे बिलियन ईयर्स के बाद सन है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसे प्रोटॉन बचेंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसे 4 प्रोटॉन यूज होकर ऐसे हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। टोटल 6, इसमें से 2 रिलीज हो जाते हैं तो 4 ही बोलेंगे। तो ऐसा हाइड्रोजन अगर हीलियम में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन नहीं बचा तो ऐसे फ्यूज जो भी मटेरियल है वो बचेगा नहीं, फ्यूल बचेगा नहीं, तो वो एक ऐसा रेड जाइंट ऐसे पोजीशन पर पहुंच जाएगा और उसके बाद अंदर ब्लास्ट होगा, जिसको हम बोल सकते हैं सुपरनोवा ब्लास्ट। और फिर वहां पर ऐसे बोलते हैं कि वहां पर ब्लैक होल बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें उसका टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो तो है आफ्टर ऐसे सो मेनी ऐसे बिलियन ईयर्स, तो हमें उसका ऐसा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये एक ऐसा बिलीफ है कि सन जो है जितने साल का हुआ उतने साल भी बाकी है, अभी वो यंग एज पर पहुंचा ऐसा है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। ये एक सिंपल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, इसके लिए इतना टेम्परेचर चाहिए अगर ये प्रोसेस करानी है तो। दैट प्रोसेस नेचुरली अकर्स इन सन्स एंड स्टार, उसका टेम्परेचर इतना है और ये प्रोसेस पूरी याद रखनी है इन केस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, अब इसके बाद लास्ट टॉपिक ये वो ऐसे एक ही पैराग्राफ है, पढ़ लेना, उसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पर सभी थियरीज हमारी खत्म हुई। नेक्स्ट टाइम पर इसके हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। ओके।